करने के लिए कि इंसान और ज़ोंबी मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं, मैंने सीधे एक साफ सुथरी महिला ज़ोंबी को बांध दिया। मेरी प्लानिंग वक्त के साथ उसके लिए दिल में फीलिंग्स जगाने की थी। तभी पता चला कि दुनिया में ज़ोंबी कयामत आ चुकी है और 90% इंसान ज़ोंबी बन चुके थे। लेकिन मैंने एक ऐसा लव सिस्टम एक्टिवेट कर लिया था जिसका इस कयामत से कोई लेना देना नहीं था। पर ठीक उसी वक्त एक बेहद खूबसूरत दिखने वाली ज़ोंबी ने मेरा ध्यान खींचा। इसे देखकर अचानक मुझे एक बात समझ आई। इस लव सिस्टम में प्रजाति या जेंडर की कोई पाबंदी नहीं लग रही थी। वैसे भी इतनी खूबसूरत ज़ोंबी को यहां ऐसे ही छोड़ देना बहुत बड़ा नुकसान होता। यही सोचकर मैंने सीधे अपनी जेब से एक रस्सी निकाली। इस वक्त वो ज़ोंबी शायद बहुत बोर हो रही थी, इसलिए बार बार दीवार पर अपना सिर पटक रही थी। ये देखकर मैंने रस्सी का एक छोर फायर लिंग हाइड्रेंट से बांध दिया और दूसरे छोर पर एक फंदा बना लिया। फिर मैंने इसे पूरी ताकत से फेंका और फंदा सीधे उस ज़ोंबी के गले में जा गिरा। तुरंत ही वो जोर से दहाड़ी, लेकिन अगले ही सेकंड एक कपड़ा उसके मुंह में ठूस दिया गया। इतनी पास से इंसानी मांस की खुशबू पाकर वो ज़ोंबी उस वक्त बहुत हिंसक हो उठी। वो लगातार अपना छोटा सा सिर मेरी तरफ झुकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने एक्साइटमेंट में उसका छोटा सा हाथ थाम लिया। अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, हाथ पकड़ने का मिशन पूरा करने के लिए। टारगेट का नाम चे शाओ शाओ। पहचान फीमेल कॉलेज स्टूडेंट, कॉस्प्ले लवर, ज़ोंबी। फेवरेबिलिटी यानी पसंदीदा रेटिंग 0। हाथ पकड़ने का इनाम 100 किलो कच्चा मांस। पहले किसका इनाम? ज़ोंबी वायरस वैक्सीन। पूरा मिशन खत्म करने का इनाम जेनेटिक इवोल्यूशन पोजीशन यानी विकास की दवा। ये देखकर मेरी सांसें तेज हो गई। बाद के 2 इनामों को तो छोड़ ही दो, सिर्फ हाथ पकड़ने के इनाम से मिला ये 100 किलो कच्चा मांस ही मेरे लिए 2.5 साल तक खाने के लिए काफी था। हालांकि अब मुश्किल काम यह था कि इस ज़ोंबी की फेवरेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए। इस समय उनके दिमाग में सिर्फ इंसानी दिमाग खाने की बात चल रही है। क्या वो सच में समझ सकती है कि फेवरेबिलिटी क्या होती है? कुछ देर सोचने के बाद मैंने चे शाओ शाओ के मुंह से कपड़ा निकाल दिया। वो तुरंत मुझ पर दहाड़ उठी। नुकीले दांतों से भरा उसका मुंह लगातार बंद और खुल रहा था, जिससे कटकटाने की साफ आवाजें आ रही थी। मैंने सिस्टम स्पेस से कच्चे मांस का एक टुकड़ा निकाला और जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस दिया। तुरंत ही उसकी दहाड़ बंद हो गई। वो फौरन उस कच्चे मांस को नोच नोच कर खाने लगी। ये देखकर मैंने एक ठंडी सांस ली। इतने नुकीले दांतों के साथ ऐसा लगता है कि मैं फिलहाल दूसरे स्टेज के फर्स्ट किस वाले इनाम को भूल ही जाऊं तो अच्छा है। इसी वक्त बगल का दरवाजा खुला। उसमें से एक आदमी और एक औरत बाहर आए। छोटे भाई, मेरे पति और मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। देखो, तुम्हारे पास इतना सारा खाना है और तुम इसे ज़ोंबी को खिला रहे हो। क्या तुम हमें थोड़ा सा दे सकते हो? ये दोनों एक नए शादीशुदा जोड़े थे। आदमी का नाम झाओ दाबाओ था और औरत का नाम लिन केकिंग था। क्योंकि वे आमतौर पर रोज बाहर से खाना मंगवाते थे, इसलिए उनके घर में कोई एक्स्ट्रा खाना नहीं था। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने उनकी इस बकवास पर भरोसा कर लिया था और अपना खाना उनके साथ शेयर किया था। मैंने सोचा था कि वे मेरे आभारी रहेंगे, लेकिन जब मैं बाहर खाना ढूंढने गया तो उन्होंने मेरे कमरे का सारा सामान खाली कर दिया और दरवाजा अंदर से कसकर बंद कर लिया। मैंने कितना भी चिल्लाया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे लोगों को मैं किसी भी कीमत पर खाना नहीं देने वाला था। लेकिन लिन केकिंग मेरे काम आ सकती थी। इसी पल मेरे सामने फिर से सिस्टम का इंटरफेस आ गया। नाम लिन केकिंग। पहचान शादीशुदा औरत, हाउसवाइफ। फेवरेबिलिटी 0। हाथ पकड़ने का इनाम 100 किलो ताजे फल और सब्जियां। पहले किसका इनाम? 120 स्क्वायर मीटर का घर। पूरा मिशन खत्म करने का इनाम 1000 स्क्वायर मीटर का विला। ये देखकर मैं अपने होठों पर आई मुस्कान को रोक नहीं पाया। ये पूरे 100 किलो फल और सब्जियां थी। हालांकि अब मेरे पास खाने की कमी नहीं थी, लेकिन सेहत के लिए बैलेंस न्यूट्रिशन अभी भी बहुत जरूरी था। उन दोनों ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और सोचा कि मैं मान गया हूं। इसलिए झाओ दाबाओ ने सीधे अपनी लालची मांग रख दी। पहले हमें 5 किलो पोर्क दे दो और साथ में 3 गैलन साफ पानी भी। मैं गुस्से में हंस पड़ा। हे, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं? भले ही मेरे पास खाने के लिए जरूरत से ज्यादा खाना हो, मैं इसे तुम्हारे जैसे लोगों को देने के बजाय ज़ोंबी कुत्तों को खिलाना पसंद करूंगा। इतना कहकर मैंने सीधे चे शाओ शाओ को धक्का दिया और कमरे के अंदर वापस ले आया। झाओ दाबाओ ने गुस्से में मेरी पीठ को घूरा। वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वो उस ज़ोंबी से डरता था जिसे मैं ले जा रहा था। कमरे में लौटने के बाद मैंने चे शाओ शाओ को सुरक्षित बांध दिया। फिर मैंने दोबारा सिस्टम पैनल चेक किया। मेरे लिए हैरानी की बात यह थी कि चे शाओ शाओ की फेवरेबिलिटी 5 पॉइंट बढ़ गई थी। इसने मुझे मेरी पिछली जिंदगी की याद दिला दी। कयामत के आखिरी दौर में
कई समझदार और विकसित ज़ोंबी सामने आए थे। क्या चे शाओ शाओ भी विकसित हो सकती है? इसके अलावा सिर्फ इतने छोटे से मांस के टुकड़े ने उसकी फेवरेबिलिटी को 5 पॉइंट बढ़ा दिया था। इसे मनाना आम औरतों को मनाने से कहीं ज्यादा आसान था। इसके तुरंत बाद मैंने कच्चे मांस के कुछ और टुकड़े निकाले और चे शाओ शाओ को खिला दिए। इससे उसकी फेवरेबिलिटी सफलतापूर्वक 10 पॉइंट तक बढ़ गई। मैं उसे और खिलाना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसका फूला हुआ पेट देखा तो मैंने अपना इरादा बदल दिया। उसके मुंह में कपड़ा वापस ठूसने के बाद मैंने आगे की प्लानिंग शुरू कर दी। ज़ोंबी कयामत के 1 महीने बाद एक भयानक और जानलेवा ठंड पड़ने वाली थी। तैयारी के लिए केवल 20 दिन से ज्यादा का समय बचा था। सबसे पहले राशन की जरूरत थी। खाने और पीने की चीजें होनी ही चाहिए, साथ ही कपड़े और दवाइयां भी। ये सब हासिल करना आसान था, लेकिन मैं एक सेफ हाउस यानी सुरक्षित घर खोजने में अटका हुआ था। मजबूत होने के अलावा उस घर में ऐसी क्षमता होनी चाहिए थी जो ठंड की लहर आने पर भी अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रख सके। ऐसी शर्तों को पूरा करने वाली बिल्डिंग ढूंढना बहुत मुश्किल था। जहां तक मुझे पता था, बिन्हाई शहर में ऐसा कोई घर नहीं था। इसी वक्त मुझे अचानक लिन केकिंग के फर्स्ट किस वाले इनाम की याद आई। इसलिए मैंने जल्दी से सिस्टम से पूछा, तुम जो घर इनाम में दोगे, क्या वो पहले से कहीं मौजूद है या वो अचानक से प्रकट होगा? सिस्टम द्वारा इनाम में दिए जाने वाले सभी घर नए सिरे से बनाए जाते हैं और होस्ट इसे बनाने के लिए किसी भी जगह को चुन सकता है। क्या होगा अगर जो घर मुझे चाहिए वो थोड़ा स्पेशल हो? जैसे टाइटेनियम अलॉय से बना घर और उसमें इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए, गोदाम, मेडिकल और कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट वगैरह भी। सिस्टम कुछ सेकंड के लिए रुका और फिर जवाब दिया, होस्ट को आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट यानी नक्शा देना होगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन और मेडिकल इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन के दायरे में नहीं आते, उन्हें होस्ट को खुद जुटाना होगा। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसका मतलब था कि मेरा टाइटेनियम अलॉय वाला सेफ हाउस सच हो सकता है। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। लिन केकिंग बाहर सहमी सी खड़ी थी। उसने देखा कि काफी देर से दरवाजा नहीं खुला है और वो बहुत बेचैन हो गई। कॉरिडोर के दोनों छोरों पर घना अंधेरा था। वो सोच रही थी कि कहीं कोई ज़ोंबी अचानक बाहर ना आ जाए। जैसे ही वो हिम्मत हारने वाली थी, आखिरकार दरवाजा खुल गया। लिन केकिंग पहले तो खुश हुई, लेकिन जब उसने मेरे हाथ में कसाई वाला चाकू देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसने जल्दी से कहा, नर्वस मत हो, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। मैंने अपनी आंखें सिकाड़ी और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसने एक पतली सी नाइट गाउन पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर हल्का सा मेकअप था। लिपस्टिक लगे उसके होंठ बहुत चमक रहे थे। मैंने अनजाने में अपना थूक निगला। ऐसा नहीं था कि उसके होंठ, बात यह थी कि वो टाइटेनियम अलॉय वाला सेफ हाउस वाकई बहुत काम का था। लिन केकिंग ने स्वाभाविक रूप से मेरा रिएक्शन देख लिया था। अगर यह पुराना वक्त होता तो वो मुझे कब का एक थप्पड़ मार चुकी होती। लेकिन बदकिस्मती से वो इस वक्त मुझसे भीख मांग रही थी, इसलिए वो सिर्फ एक झूठी मुस्कान ही ला सकी। मैं कुछ खाना उधार लेना चाहती हूं। मैंने उसे हिकारत से देखा। नहीं। अचानक लिन केकिंग की आवाज में एक अजीब सा नखरा आ गया। मना करने में इतनी जल्दी मत करो। बोलते बोलते उसका शरीर थोड़ा आगे की तरफ झुका, जिससे उसकी चमकती हुई त्वचा साफ दिख रही थी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगी, बस तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे दो तो मैं। उसने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी ताकि मैं खुद ही अंदाजा लगा लूं। लेकिन मैं इस चाल में बिल्कुल नहीं फंसा। तुम क्या करोगी? साफ साफ बोलो। अगर नहीं बोलोगी तो मैं दरवाजा बंद कर रहा हूं। लिन केकिंग ने अपने दांत भींचे। वो सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। मैं तुम्हें 500 ग्राम मांस के बदले मुझे छूने दूंगी। बताओ, एक बार छूने का क्या विचार है? मैंने अपना सिर हिलाया और सीधे मना कर दिया। लिन केकिंग का चेहरा तुरंत उतर गया। उसे लगा कि उसने इतना बड़ा बलिदान देने की बात की, फिर भी यह आदमी अभी भी मोलभाव कर रहा था। बस कह दो, मुझे ऐसा क्या करना होगा कि तुम मुझे कुछ खाना दे दो? पहले अंदर आओ, फिर बात करते हैं। ये सुनकर लिन केकिंग बिना हिले डुले वहीं खड़ी रही। क्या हुआ? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि कोई ज़ोंबी अचानक तुम पर कूद पड़ेगा? जैसे ही मैंने अपनी बात पूरी की, एक ज़ोंबी के दहाड़ने की आवाज आई। वो आवाज बहुत पास से आई थी। लिन केकिंग का खूबसूरत चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसके पास हिम्मत जुटाकर घर के अंदर आने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही मैं दरवाजा बंद कर रहा था, मेरी नजर कॉरिडोर के पार खड़े झाओ दाबाओ से मिल गई। ये देखकर कि वो पकड़ा गया है, उसने चुपचाप अपना सिर पीछे खींच लिया। मैं मुस्कुराया और दरवाजा बंद कर दिया। वो सचमुच एक पैदाइशी डरपोक था जो अपना सिर छिपाने में माहिर था। घर के अंदर जब चे शाओ शाओ ने लिन केकिंग को देखा तो वो तुरंत उग्र हो गई। लिन केकिंग डर के मारे पीछे हटी और गलती से मुझसे टकरा गई। अपनी पीठ पर उस गर्माहट को महसूस करते ही लिन केकिंग के मुंह से एक चीख निकल गई और वो जल्दी से दूर हट गई।
तुमने अपने घर में ज़ोंबी क्यों रखा है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैं बिल्कुल शांत दिख रहा था। इसमें डरने की क्या बात है? वो सिर्फ एक ज़ोंबी ही तो है। ये सुनकर वो मन ही मन मेरी तुलना झाओ दाबाओ से करने लगी। अगर मेरे पति में तुम्हारी आधी भी हिम्मत होती तो मुझे यहाँ खाने के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती। ये सोचकर लिन केकिंग ने एक ठंडी सांस ली। तो मुझे आखिर ऐसा क्या करना होगा ताकि तुम मुझे थोड़ा खाना दे सको? 5 सेकंड बाद लिन केकिंग, जो मेरे सामने घुटनों के बल बैठी थी, पूरी तरह से निराश होकर बाथरूम की तरफ भागी। जल्द ही अंदर से उल्टी करने की आवाजें आने लगी। कुछ मिनटों के बाद वो वापस लिविंग रूम में आई और उसने मुझसे रूखे लहजे में कहा, मैंने वो सब कुछ कर दिया है जो तुमने कहा था। खाना कहाँ है? मैंने धीरे से फ्रिज का दरवाजा खोला और जानबूझकर उसे दिखाया कि फ्रिज कच्चे मांस से भरा पड़ा था। उस पल लिन केकिंग के मन में अचानक मुझे बेहोश करने का विचार आया, लेकिन आखिरकार उसकी समझदारी जीत गई। सच तो यह था कि मेरा पूरा ध्यान अपनी पीठ के पीछे होने वाली उसकी हर हरकत पर था। लिन केकिंग ने कोई कदम नहीं उठाया, जिससे मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। सब कुछ मुफ्त में मिलने के वो बेहद करीब था। मैंने लगभग 500 ग्राम पोर्क निकाला और उसे लिन केकिंग के सामने फेंक दिया। लिन केकिंग ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ जमीन पर पड़े उस पोर्क को देखा। तुम मुझे सिर्फ इतना सा दे रहे हो? यह जरूरत से ज्यादा है। सच कहूं तो मैं तुम्हें सिर्फ 250 ग्राम ही देना चाहता था, लेकिन वो कयामत के इस दौर में इस 500 ग्राम मांस की कीमत नहीं जानती थी। उसे तो बस ये याद था कि जब झाओ दाबाओ ने उससे शादी की थी तो उसने उसके परिवार को दहेज के रूप में 3,88,000 युआन दिए थे और घर के कागजात में उसका नाम भी जोड़ा था। लेकिन अब इतनी मिन्नतें करने के बाद उसे सिर्फ यह मामूली सा 500 ग्राम मांस मिला था। वो इस बात को पचा नहीं पा रही थी। आखिर झाओ दाबाओ को भी कभी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला था। लिन केकिंग ने एक गहरी सांस ली। आखिरकार उसने जमीन से पोर्क उठाया और गुस्से से तमतमाए चेहरे के साथ बाहर चली गई। ये देखकर मैं गुस्सा नहीं बल्कि खुश था। उसे जितना बुरा लग रहा था, मुझे अपना बदला पूरा होने का उतना ही मजा आ रहा था। फिर मैंने खुशी खुशी सिस्टम पैनल खोला। घर और फल या सब्जियां क्लेम करने के लिए तैयार हैं। हालांकि 100 स्क्वायर मीटर का घर थोड़ा छोटा था, लेकिन मेरे पास इसका एक उपाय था। जब तक मैं कोई ऐसी दूसरी औरत ढूंढ लेता हूं जिसकी हैसियत लिन केकिंग जैसी ही हो, तो मैं इस 100 स्क्वायर मीटर के घर को और बढ़ा सकता था। अब एकमात्र समस्या जो बची थी वो थी सेफ हाउस का डिजाइन ब्लूप्रिंट। अच्छी बात यह थी कि बिन्हाई यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के कुछ छात्र अभी भी जिंदा बचे हो सकते थे। ऐसा लगता है कि मुझे बाहर जाना ही होगा। अगली सुबह जल्दी ही मैंने सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मेरे घर के ठीक सामने वाला कमरा नंबर 504। मैंने सीधे एक तार निकाला और उसे दरवाजे के लॉक में डाला और कुछ ही सेकंड में दरवाजा खोल दिया। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, मुझे बेडरूम से कुछ चबाने की आवाज सुनाई दी। मैंने चुपके से बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बेड पर पड़ी एक लाश को नोच नोच कर खा रहा था। कितना दयनीय मंजर था। बोलते ही मैंने कसाई वाला चाकू उठाया और ज़ोंबी की गर्दन पर दे मारा। लेकिन इस वार से उसकी गर्दन पूरी तरह नहीं कटी, बल्कि वो अलट हो गया। वो मुड़ा और अपने नुकीले नाखूनों और दांतों के साथ मुझ पर झपट पड़ा। मैंने ज़ोंबी की छाती पर एक जोरदार लात मारी, चाकू बाहर निकाला और साथ ही ज़ोंबी को लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर मैं आगे बढ़ा और उस पर कई वार किए, जब तक कि उस ज़ोंबी ने हिलना डुलना बंद नहीं कर दिया। होश में आते ही मैंने देखा कि उस चाकू की धार पर 2 बड़े डेंट आ चुके थे। आखिर वो महज एक किचन का चाकू ही था। मांस काटने के लिए तो ठीक था, लेकिन ज़ोंबी की हड्डियां काटने के लिए काफी नहीं था। ऐसा लगता है कि मुझे अब कोई बेहतर हथियार खोजना होगा। दोपहर के पास मैंने आखिरकार 5वीं मंजिल के सभी 6 कमरों को साफ कर दिया था। कुल मिलाकर मैंने 3 ज़ोंबी मारे थे। मुझे बियर का एक केस मिला, 7 अलग अलग तरह की दवाइयों की बोतलें और एक डिब्बा प्रोटीन पाउडर मिला। भले ही हाथ काफी सामान लगा था, लेकिन वो धारदार चाकू पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। पर किस्मत से मुझे एक बेसबॉल बैट भी मिल गया। मैंने इसे 2 बार घुमाया और यह हाथ में काफी सही लगा। दूसरी तरफ लिन केकिंग और उसके पति भी दरवाजे के छेद से मुझे ज़ोंबी के टुकड़े करते हुए देख रहे थे। मेरे इस खूंखार रूप को देखकर उन दोनों ने डर के मारे थूक निगला। साथ ही वे खुश थे कि उन्होंने पहले कोई चालाकी नहीं की थी, वरना वे सचमुच मारे जाते। जब तक उन्होंने बगल वाले कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज नहीं सुनी, तब तक उन दोनों ने बाहर आने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने एक एक करके सारे कमरों की तलाशी ली, इस उम्मीद में कि शायद कोई बचा खुचा खाना मिल जाए। लेकिन बदकिस्मती से मैं सब कुछ पहले ही साफ कर चुका था। वे दोनों खाली हाथ ही वापस लौटे। लानत है, क्या वो कमीना कोई टिड्डी है? उसने खाने लायक एक भी चीज पीछे नहीं छोड़ी। मुझे एक स्टेक मिला तो था, लेकिन वो कीड़ों से भरा हुआ था। झाओ दाबाओ की आंखों में एक चमक आई। डार्लिंग,
तुम जाकर उससे थोड़ा और खाना क्यों नहीं मांग लेती? लिन केकिंग ने झिझकते हुए मना करना चाहा। हमने कल ही तो खाया था, हमें अभी उतनी भूख नहीं है। क्या हमें सच में इतनी जल्दी उसके पास जाने की जरूरत है? हमें अभी भूख नहीं है, लेकिन देर सबेर तो लगेगी ही ना। क्या तुम तब तक इंतजार करना चाहती हो जब तक वो सारा खाना उस ज़ोंबी को न खिला दे और फिर तुम उसके पास भीख मांगने जाओ? लिन केकिंग जानती थी कि वो सही कह रहा था, लेकिन दोबारा उसे मनाने के विचार ने ही उसे अंदर से झकझोर दिया था। वो जाना नहीं चाहती थी। लिन केकिंग बेबस होकर वहीं खड़ी रह गई। कुछ टुकड़े खाने के बाद मैं अचानक बोल पड़ा, मैं तुम्हारे बारे में तो लगभग भूल ही गया था। बोलते बोलते मैं उठा और एक प्लेट ली, फिर उस पर कुछ मांस डाला। लिन केकिंग को लगा कि यह उसके लिए है। जैसे ही उसने खुशी खुशी उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मैं उसके पास से सीधे सोफे की तरफ निकल गया। चे शाओ शाओ के मुंह से कपड़ा निकालने के बाद उसने तुरंत अपना सिर प्लेट में दे मारा और पागलों की तरह उसे खाने लगी। दूसरी तरफ लिन केकिंग थोड़ी शर्मिंदा दिखाई दे रही थी। उसने अपना गला साफ किया और बात को घुमाते हुए पूछा, क्या तुमने आज 5वीं मंजिल के सारे कमरे साफ कर दिए? मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं जल्दी यहां से जा रहा हूं, इसलिए जाने से पहले कुछ सामान इकट्ठा कर रहा हूं। ये सुनकर लिन केकिंग की आंखें सदमे से फटी की फटी रह गईं। क्या? तुम जा रहे हो? बाहर पूरी दुनिया ज़ोंबी से भरी पड़ी है, तुम कहां जाओगे? मैं मुस्कुराया, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस इतना पूछा, क्या तुम मुझे जाने नहीं देना चाहती? ये सुनते ही लिन केकिंग गुस्से से लाल हो गई। कौन तुम्हें जाने नहीं देना चाहता? मैं तो चाहती हूं कि तुम बाहर जाकर मर जाओ। लेकिन उसके मुंह से भले ही यह बात निकली हो, उसकी आंखों में साफ तौर पर चिंता दिख रही थी। अगर मैं सारा खाना लेकर चला गया तो वो और झाओ दाबाओ यकीनन भूख से मर जाएंगे। आखिरकार वो बोली, बस कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं खाने के बदले तुम्हारे साथ सौदा करना चाहती हूं। मैं उसकी बात पर मजे में हंस पड़ा। मुझे उम्मीद थी कि लिन केकिंग वापस आएगी, लेकिन यह नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी आ जाएगी। पर मेरी इस हंसी ने लिन केकिंग को ऐसा महसूस कराया जैसे उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो, जिससे वो आग बबूला हो उठी। तुम सौदा करोगे या नहीं? मुझे सीधा जवाब दो, मैंने कहा। ठीक है, वैसे भी मेरा पेट भर चुका है। अब खाना पचाने के लिए थोड़ी कसरत करने का समय आ गया है। बस एक बात याद रखना, एक बार जब मैं चला गया तो तुम्हारे पास खाने का सौदा करने के लिए कोई नहीं बचेगा। क्या तुम इस बार ज्यादा सौदा करना चाहती हो? इतना कहकर मैं उठा और सीधा बेडरूम की तरफ चल दिया। लिन केकिंग ये सुनकर सन रह गई। वो समझ चुकी थी कि मेरा इशारा किस तरफ था, लेकिन जो कुछ कल हुआ था उसने उसे पहले ही बहुत शर्मिंदा कर दिया था। पर अगर यह कमीना चला गया तो उसे खाना कहां से मिलेगा? लिन केकिंग ने अपने दांत भींचे और एक फैसला कर लिया। वक्त तेजी से बीत गया। 4 दिन बाद मैंने पूरी बिल्डिंग को खंगाल डाला था, और इन दिनों चे शाओ शाओ की भूख और भी बढ़ती जा रही थी। शुरू में जहां वो सिर्फ 250 ग्राम मांस में अघा जाती थी, अब 1.25 किलो मांस खाने के बाद भी उसके छोटे से पेट पर भरे होने का कोई निशान नहीं दिखता था। अगर उसकी फेवरेबिलिटी लगातार बढ़ नहीं रही होती तो मैं सचमुच उसे खिलाना बंद कर देता। वो मेरी बात समझ पा रही थी या नहीं, इसकी परवाह किए बिना मैंने मन ही मन उसे धमकी दी, मैं तुम्हें 6 दिनों से खिला रहा हूं। अगर तुमने फिर से मुझे काटने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें यहीं तुम्हारे हाल पर छोड़ दूंगा। ये कहकर मैंने चे शाओ शाओ के मुंह से कपड़ा निकाला। वो पहले की तरह नहीं दहाड़ी, बल्कि अपना मुंह खोलकर खाना खिलाए जाने का इंतजार करने लगी। मैंने कहा, अगर तुमने मुझे काटा तो मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दूंगा, समझी? क्योंकि तुम कुछ बोल नहीं रही हो, इसलिए मैं इसे तुम्हारी हाँ समझ रहा हूं। मैंने आजमाने के लिए अपना हाथ चे शाओ शाओ की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने बिना सोचे समझे मुझे काटने के लिए मुंह खोल दिया। मैं जोर से चिल्लाया, नहीं। मेरी उस डांट से वो हैरान रह गई और फिर अपना सिर झुकाकर मुझे देखने लगी। मैंने एक बार फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन चे शाओ शाओ ने फिर से मुझे काटने की कोशिश की। ऐसा कम से कम 10-12 बार हुआ। जब मैं हार मानने ही वाला था, तब चे शाओ शाओ ने आखिरकार अपने दांत नहीं गड़ाए। इसके बजाय वो मेरे चेहरे को देखने लगी, जैसे मेरे हाव भाव से अंदाजा लगा रही हो कि क्या यह उसके लिए खाना था। मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई और मैंने उसकी तरफ धीरे से अपना सिर हिलाया। चे शाओ शाओ शायद मेरा मतलब समझ गई थी, उसने सचमुच मुझे नहीं काटा। खुशी के मारे मैंने मांस का एक और टुकड़ा निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए सिर हिलाया। इस बार उसने उसे सीधे खा लिया। हमने ऐसा कई बार दोहराया और हर बार वो खाने से पहले मेरे सिर हिलाने का इंतजार करती। ये पक्का करने के लिए कि क्या चे शाओ शाओ सिर्फ बंधे होने पर ही अपने हमले को रोक सकती है, मैंने एक और एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। सबसे पहले मैंने उसके शरीर पर बंधी नायलॉन की रस्सी को खोल दिया, फिर कॉफी टेबल पर मांस की एक प्लेट रख दी। चे शाओ शाओ लड़खड़ाती हुई अपने पैरों पर खड़ी हुई और मेरी तरफ बढ़ी। उसने पहले टेबल पर रखे मांस को देखा, फिर मुझे देखा
और फिर प्लेट में रखे मांस की तरफ इशारा किया। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा और मैंने उसकी तरफ सिर हिलाया। तभी चे शाओ शाओ ने प्लेट उठाई और खाना शुरू किया। सच कहूं तो उसके खाने का तरीका अभी भी बहुत गंदा था, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि भले ही चे शाओ शाओ की फेवरेबिलिटी अभी सिर्फ 40 थी, फिर भी उसने मुझ पर हमला करने से खुद को रोक लिया था। अगर उसकी फेवरेबिलिटी पूरे 100 तक पहुंच गई तो क्या मेरे पास एक वफादार ज़ोंबी गुलाम नहीं होगी? यह कोई लव सिस्टम नहीं है, ये तो साफ तौर पर एक मालिक और नौकर का सिस्टम है। इसी दौरान दूसरी तरफ झाओ दाबाओ इन पिछले कुछ दिनों से बेहद डरा हुआ था। उसे पहले ही पता चल चुका था कि मैं जाने वाला हूं। चाहे मेरे हाथों में मौजूद खाने के लिए हो या मुझसे अपना बदला लेने के लिए, वो मुझे जिंदा जाने देने की प्लानिंग में नहीं था। लेकिन वो अकेले ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था। आखिर मैं वो इंसान था जो ज़ोंबी को आसानी से ढेर कर सकता था। इसलिए झाओ दाबाओ ने लिन केकिंग को भड़काना शुरू कर दिया। डार्लिंग, मुझे नहीं लगता कि हमें बगल वाले को जाने देना चाहिए। कम से कम हम उसे खाने के साथ तो बिल्कुल नहीं जाने दे सकते। तुम एक बार फिर उससे खाना मांगने के बहाने जाओ और जब वो सो जाए तो दरवाजा खोलकर मुझे अंदर बुला लेना। हम उस मौके का फायदा उठाकर उसे खत्म कर देंगे। लिन केकिंग ये सुनकर दंग रह गई। उसे समझ नहीं आया और बोली, डार्लिंग, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उस आदमी को सुला सकती हूं? कोई जवाब न मिलने पर झाओ दाबाओ बेचैन हो गया। तुम ये करोगी या नहीं? बस कुछ कहो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा दिल उस पर आ गया है और तुम उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती? लिन केकिंग ने जल्दी से घबराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस ये सोच रही हूं कि उसे सुलाया कैसे जाए। झाओ दाबाओ ने उसे उकसाते हुए कहा, तो क्या तुमने कोई तरीका सोचा? वो तो बस सीधे मुंह ये कहना चाहता था कि क्या तुम उसके साथ सो नहीं सकती? अपने गुनाह के एहसास की वजह से लिन केकिंग हमेशा झाओ दाबाओ की हर मांग के आगे झुक जाती थी, इसलिए आखिर में उसने हाँ में सिर हिला दिया। ये देखते ही झाओ दाबाओ का चेहरा खिल उठा। बहुत बढ़िया। जैसे ही अंधेरा होगा हम अपनी प्लानिंग पर काम शुरू कर देंगे। मैं पहले तैयारी कर लेता हूं। झाओ दाबाओ को जाते हुए देखकर लिन केकिंग ने एक कड़वी मुस्कान मुस्कुराई। उसने ये तक नहीं पूछा कि असली प्लान क्या था, जिसका साफ मतलब था कि वो पहले से ही सब जानता था। मेरी तरफ, क्योंकि मैंने अगली सुबह जल्दी निकलने की प्लानिंग की थी, इसलिए मैंने जल्दी सोने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैं लेटा, मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैंने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। इतनी जल्दी फिर से भूख लग गई? ये सुनकर लिन केकिंग गुस्से से भड़क उठी। उसका मन हुआ कि वो मुझे एक घूंसा मार दे, लेकिन उसने खुद को रोका और एक झूठी अदा दिखाते हुए बोली, ये सिर्फ भूख की बात नहीं है। मैंने कहा, अंदर आओ, मैं हट जाता हूं। जैसे ही लिन केकिंग मेरे पास से गुजरी, मैंने अपना हाथ उठाया और उसकी पीठ के निचले हिस्से पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। उस एहसास ने मुझे तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। वाह, क्या गजब का एहसास है। लिन केकिंग ने खुद को संभाला और मुझे गुस्से से घूरने लगी। तुम्हें मुझे एक एक्स्ट्रा बिस्कुट देना होगा। लिन केकिंग का ये रूप, जहां वो गुस्सा तो थी पर कुछ बोल नहीं पा रही थी, देखकर मैं अपनी गर्दन पीछे करके जोर से हंस पड़ा। क्या एक कमीने की तरह बर्ताव करने का यही मजा है? यह वाकई बहुत सुकून देने वाला था। मेरे दिल में उसके लिए रत्ती भर भी हमदर्दी नहीं थी। मुझे याद था कि इस जोड़े ने मेरी पिछली जिंदगी में मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था। यह उनके कर्मों का ही फल था। लिन केकिंग ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी भड़क रही थी। हंस लो। आज की रात के बाद देखते हैं कि तुम हंस पाते हो या नहीं। कुछ घंटों के बाद लिन केकिंग दीवार का सहारा लेते हुए लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। बेडरूम के दरवाजे से सिर्फ 10-12 कदम की दूरी थी, लेकिन लिन केकिंग को वहां तक आने में कई मिनट लग गए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, झाओ दाबाओ पलक झपकते ही कमरे के अंदर आ गया। कैसा रहा? क्या वो सो रहा है? लिन केकिंग ने कहा। सो रहा है। झाओ दाबाओ खुश होकर बोला, बहुत बढ़िया। मैं अभी जाकर उसे खत्म करता हूं। ये कहकर झाओ दाबाओ ने अपने हाथ में पकड़े चाकू को कसकर पकड़ लिया। लेकिन वो अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसने बेडरूम के दरवाजे पर एक साया खड़ा देखा। इसे देखकर झाओ दाबाओ को तगड़ा झटका लगा। कमीनी औरत, तुमने तो कहा था कि वो सो रहा है। लिन केकिंग भी चौंक गई, लेकिन जल्दी उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। यह वो ज़ोंबी है जिसे उस कमीने ने पाला है। ये रस्सी से कैसे आजाद हो गई? डार्लिंग, अब हम क्या करें? शायद हमें पहले यहां से भाग जाना चाहिए। झाओ दाबाओ इस वक्त अपने मन में एक भयानक जंग लड़ रहा था। वो ज़ोंबी से डरता तो था, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि अगर आज की रात का मौका हाथ से निकल गया तो उसे ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। इसके अलावा चे शाओ शाओ देखने में काफी शांत लग रही थी, जिससे झाओ दाबाओ को यह वहम हो गया कि वो उसे संभाल सकता है। लेकिन सेफ रहने के लिए उसने लिन केकिंग से कहा, डार्लिंग, तुम उसका ध्यान भटकाओ और मैं उसे संभालता हूं। ये सुनकर लिन केकिंग कांप उठी। झाओ दाबाओ ने भले ही कहा हो कि वो उसे चोट नहीं पहुंचने देगा,
लेकिन वो असल में अपनी पत्नी को कुर्बान करने का मन बना चुका था। पर लिन केकिंग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो झाओ दाबाओ के लिए अपनी जान देने को राजी नहीं थी। इसी पल बेडरूम के दरवाजे से मेरी आवाज आई। मैंने कहा, तुम दोनों कब तक बहस करने वाले हो? इस आवाज को सुनते ही झाओ दाबाओ और लिन केकिंग का दिल दहल गया। तुम सोए नहीं थे? मैंने कहा, तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो। अगर मैं सो भी रहा होता तो जाग जाता। मेरे चेहरे पर शांत मुस्कान देखकर लिन केकिंग का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। डार्लिंग, जब तक ये ज़ोंबी उसे रोकती है, चलो भागते हैं। मैंने हंसकर कहा, तुम्हारा मतलब इससे है? उन दोनों की हैरान निगाहों के सामने मैंने अपना हाथ उठाया और चे शाओ शाओ के सिर को प्यार से सहलाया। और चे शाओ शाओ ने मुझ पर हमला नहीं किया, बल्कि वो चुपचाप खड़ी रही और मुझे खुद को छूने दिया। ये देखकर उन दोनों की पैंट गीली हो गई। ये कैसे मुमकिन है? तुम ज़ोंबी जैसे दिखते भी नहीं हो, और तुम्हारी आदतें बाकी ज़ोंबियों से बिल्कुल अलग क्यों हैं? अचानक झाओ दाबाओ ने लिन केकिंग को पूरी ताकत से आगे धकेल दिया, जबकि वो खुद मुड़ा और दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन वो कुछ ही कदम भागा था कि मैंने उसे पकड़ लिया और एक डंडे से मारकर नीचे गिरा दिया। झाओ दाबाओ चिल्लाया, रुको, मुझे कुछ कहना है, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन मैंने उससे बहस में वक्त बर्बाद नहीं किया। मैंने जमीन पर गिरा हुआ चाकू उठाया और सीधे उसके दिल में घोंप दिया। लिन केकिंग ने जब यह नजारा देखा तो उसकी बची खुची हिम्मत भी टूट गई। ये सब झाओ दाबाओ का आइडिया था। वही तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाती हूं कि अब से मैं एक नौकर की तरह तुम्हारी सेवा करूंगी। लिन केकिंग के दिल में अभी भी एक उम्मीद थी कि मैं उसे छोड़ दूंगा। लेकिन मैंने ठंडे लहजे में कहा, तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं हो, तुम बस इसलिए रो रही हो क्योंकि तुम मरने वाली हो। ये कहकर मैंने चाकू से उस पर भी वार कर दिया। इसी वक्त चे शाओ शाओ चलकर आई और उसने जमीन पर पड़ी दोनों लाशों की तरफ इशारा किया। मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये पहले से ही खराब हो चुका है। इसे खाओगी तो पेट खराब हो जाएगा। अगली सुबह तड़के मैंने चे शाओ शाओ को लिया और मोटरसाइकिल पर बैठकर अपार्टमेंट बिल्डिंग से निकल गया। रास्ते में उस मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज ने कई ज़ोंबियों को अपनी तरफ खींचा, लेकिन वे इतने धीमे थे कि हमारा पीछा नहीं कर पाए और सिर्फ हमें जाते हुए देखते रह गए। बिन्हाई यूनिवर्सिटी पहुंचने पर अपने पीछे आ रहे ज़ोंबियों के बड़े झुंड से पीछा छुड़ाने के लिए मैं एक बिल्डिंग में घुसने ही वाला था कि अचानक मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आई, इधर आओ। थोड़ी झिझक के बाद मैंने मोटरसाइकिल वहीं छोड़ी और उस आवाज की तरफ भागा। जिस इंसान ने आवाज दी थी उसने मुझे आते देखा और जल्दी से खिड़की के पास से हट गया। मैंने एक हाथ से खिड़की के फ्रेम को पकड़ा और एक ही झटके में क्लासरूम के अंदर कूद गया। चे शाओ शाओ का शरीर अकड़ा हुआ था और वो खिड़की से नहीं चढ़ सकती थी, इसलिए वो खिड़की के बाहर बस खड़ी रह गई। कुछ लड़के उसकी मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन मैंने उन्हें पीछे धकेल दिया। जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगा। इतना कहकर मैंने अपना आधा शरीर खिड़की से बाहर निकाला, अपने हाथ चे शाओ शाओ के कंधों के नीचे डाले और बिना किसी खास मेहनत के उसे अंदर खींच लिया। इसी पल एक लड़का जो किसी अमीर खानदान का चिराग लग रहा था बोल पड़ा, तुम जरूर वही हो जिसे मेरे डैड ने हमें बचाने के लिए भेजा है, सही कहा ना? उस लड़के का नाम दू यांगशेंग था। एक अमीर परिवार का इकलौता बेटा होने के नाते उसने बाकी लोगों को बेवकूफ बना रखा था कि उसके पिता किसी को बचाने के लिए भेजेंगे। इसी के दम पर वो इस ग्रुप का लीडर बना बैठा था। मैंने उसकी तरफ बढ़े हुए हाथ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तुम कौन हो भाई? क्या मैं तुम्हें जानता हूं? दू यांगशेंग का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने यह बात सिर्फ दूसरों के सामने अपना रुतबा दिखाने के लिए कही थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं सबके सामने उसकी ऐसी बेइज्जती कर दूंगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो एक लीडर की टोन में बात करने लगा, इसका मतलब तुम भी हमारी तरह एक सर्वाइवर हो। अगर ऐसा है तो तुम्हें हमारे नियमों का पालन करना होगा। उसके पीछे खड़े एक चमचे ने आगे बढ़कर मेरा बैग छीनने की कोशिश की। मैंने उसका हाथ झटक दिया और पीछे हट गया। क्या कर रहे हो तुम? दू यांगशेंग ने एक शरीफ इंसान का मुखौटा पहनकर कहा, हम सबके जिंदा रहने के लिए तुम्हें अपना सामान हमारे हवाले करना होगा और हम इसे सब में बराबर बांटेंगे। ये देखकर मैं हंसा, तुम लोग जिंदा रहो या मरो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर दू यांगशेंग ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की ताकि सब सुन सकें। अगर हर कोई तुम्हारी तरह मतलबी होता तो हम में से कई लोग कब के भूख से मर चुके होते। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सामान का सही इस्तेमाल हो सके। मुझसे उसकी बकवास और नहीं सुनी गई और मैंने उसे बीच में ही टोक दिया, तुम्हारा जीना मरना मेरी बला से। मेरा तुम्हारे साथ ग्रुप बनाने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए मैं अपना सामान तुम्हें बिल्कुल नहीं देने वाला। दू यांगशेंग ने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी और खिड़की की तरफ इशारा किया, तो फिर मुझे अफसोस है, तुम इसी वक्त यहां से चले जाओ। लेकिन उस वक्त खिड़की के बाहर जो ज़ोंबी मेरे पीछे आए थे वे खिड़की पर अपनी लार टपकाते हुए चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर है
मैं ऐसे समय में बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होता। वैसे भी मैंने अभी तक वो काम पूरा नहीं किया था जिसके लिए मैं यहाँ आया था। मैंने कहा, यहाँ बहुत सारे क्लासरूम हैं, मैं कुछ दिन रुककर खुद ही चला जाऊंगा। मेरे जैसे एक अनजान इंसान के मुकाबले बाकी छात्र दू यांगशेंग की बात मानने के लिए ज्यादा तैयार थे। इसलिए वे सब मुझे घेरकर चिल्लाने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर दू से इस तरह बात करने की? अगर हमने अभी तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम कब के मर चुके होते। सही कहा, यह एक कॉलेज है, तुम बाहर वाले को हमारी क्लास में रहने का क्या हक है? मैंने उनकी इस बात पर हिकारत से एक ठंडी सांस ली। तुम लोग कयामत के इस दौर में मुझसे कायदे कानून की बात कर रहे हो? वैसे भी अगर मैं जबरदस्ती यहां रुक भी जाऊं तो क्या ये नाजुक फूल जिन्होंने कभी खून का एक कतरा तक नहीं देखा मुझसे लड़ने की हिम्मत करेंगे? मुझसे, जो लाशों के ढेर और खून के समंदर से गुजरकर यहां तक पहुंचा है? जब दोनों पक्षों के बीच ये बहस चल ही रही थी तभी एक लंबे स्कर्ट वाली लड़की अंदर आई जो दिखने में बेहद खूबसूरत और संस्कारी लग रही थी। यहां क्या हो रहा है? दू यांगशिंग ने आगे बढ़कर उसके पास खड़े होते हुए कहा, युलान, यह इंसान हमारे साथ यहां रुकना चाहता है। हम बस इसे बाहर निकालने ही वाले थे। सुई युलान ने अपनी भौहें सिकाड़ी और कहा, अगर वो रुकना चाहती है तो उसे रुकने दो।